अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब एकेडमी। मैं हूं मरियम और आज हम लोग सॉलिड स्टेट फिज़िक्स कितल की बुक से एडिशन नंबर 8 से चैप्टर नंबर 4 पढ़ने लगे हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को कंप्लीट कोर्स इसमें कवर करवाया जाएगा, कंप्लीट चैप्टर भी कवर करवाऊंगी और उसके बाद इंशाल्लाह कंप्लीट कोर्स भी कवर करवाया जाएगा। इसीलिए आप लोग पूरी वीडियोस को ज़रूर देखें। बुक से ये काम करवाया गया है। बुक में बहुत डिफ़िकल्ट डेरिवेशंस हैं और एमएससी या बीएस स्टूडेंट्स को करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। सारी डेरिवेशंस यहाँ पर सॉल्व कर दी गई हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 है फोनोन्स 1 क्रिस्टल वाइब्रेशंस। इसमें आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। इस चैप्टर के 4 टॉपिक्स हैं टोटल, तो फर्स्ट टॉपिक आज हम कवर करेंगे। ये थोड़ा सा हमारे पास इंट्रो है। मेजर एलिमेंट्री एक्साइटेशन इन सॉलिड्स में मेजर एलिमेंट्री एक्साइटेशन हमने देखनी है। तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है इसे सिंपल एरो हेडेड लाइन से शो करते हैं और इसकी फील्ड नल है। और फोटोन जो हैं उसे साइन वेव लाइक शेप से एरो हेडेड शेप से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसकी फील्ड होने का मतलब ये है कि फोटोन्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होते हैं। मींस डैट आपने फोटोन्स के बारे में इतना तो आप जानते ही हैं कि फोटोन लाइट में होते हैं और लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इट मींस डैट फोटोन्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में होते हैं। उसके बाद हमारे पास फोनोन्स हैं। इस चीज़ को आपने गौर से देखना है। फोनोन्स के बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ना है। फोनोन्स इलास्टिक वेव में होते हैं और उसके लिए ये शेप यूज़ होती है। और उसके बाद ये इसमें पीक्स वाली ये शेप यूज़ होती है। कलेक्टिव इलेक्ट्रॉन वेव है, उसमें प्लाज्मोन्स होते हैं और उसके लिए कैपेसिटर लाइक शेप यूज़ होती है। मैग्नेटाइजेशन वेव में मैग्नोन्स होते हैं और उसमें ये वाली शेप रिंग शेप यूज़ होती है। ये स्प्रिंग सा बना है। उसके बाद हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेन्स ऑफ एटम्स इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में एटम्स के प्लेन्स का डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने देखना है। यूएस इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट फॉर द प्लेन एस फ्रॉम इट्स एक्विलिब्रियम पोजीशन। यूएस जो है एस प्लेन का एक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है। ये आपके पास यूएस प्लेन है, ये यूएस प्लेन है। तो इस यूएस प्लेन का अगर डिस्प्लेसमेंट देखना है एक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो अगर सपोज करें इसके ऊपर s+1 या s-1 प्लेन की तरफ से थोड़ा सा फोर्स लगी तो ये प्लेन थोड़ा डिस्प्लेस हो गया। अब देखें डिस्प्लेसमेंट के बाद ये प्लेन राइट साइड पर us+1 तक, us+2, us+3, us+4 तक डिस्प्लेस हुआ और लेफ़्ट साइड पर us-1 तक डिस्प्लेस और इसी तरह सोन जो है वो चलते जाना है। सो ये s+1 प्लेन है, ये s+2, s+3 अप टू सोन। और ये k जो है k डायरेक्शन में आपका प्लेन जो है वो मूव कर रहा है। k इज़ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द प्लेन्स। सो यहाँ पे आपको पता चला कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्शन मीन्स दैट आपके प्लेन का जो डिस्प्लेसमेंट है, प्लेन में जो एटम्स का डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द प्लेन्स के पैरेलल है। प्लेन्स जो पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं ये प्लेन के बिल्कुल पैरेलल ही मूव हुए हैं। यहाँ पे डैश लाइन प्लेन्स ऑफ द एटम्स व्हेन इन एक्विलिब्रियम। डैश लाइन जो है वो प्लेन ऑफ एटम्स को शो कर रही है जब एक्विलिब्रियम में थे, और सॉलिड लाइन जो है वो डिस्प्लेसमेंट वाली planes of atoms when displaced as for a longitudinal wave. The coordinate u measure the displacement of the plane. u जो है ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास। आगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेन्स ऑफ एटम्स इन अ ट्रांसवर्स वेव। पहले हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल वेव में देखा, अब ट्रांसवर्स वेव में देखेंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव वो वेव होती है जिसमें पार्टिकल्स का, एटम्स का डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेव की डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल होता है। यही बात हम लोगों ने यहाँ पे शो की थी, इस यूएस इज़ पैरेलल टू के। अब यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव ऐसी वेव होती है जिसमें पार्टिकल्स की मोशन वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के जो है ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है, तो वेव के डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा यूएस प्लेन है,
ये आपके पास ये यूएस प्लेन है, ये वाली सेंटर वाली, ये US+1, ये US+2, ये US-1, ये US-2 प्लेन है। और आप देख सकते हैं कि पार्टिकल्स जो हैं ये ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हुए हैं, और ये देखें ये इस तरह पार्टिकल्स डिस्प्लेस हुए हैं, एक वेव सी बना रहे हैं। सो पार्टिकल्स जो हैं अपनी पोजीशन से थोड़ा ऊपर डिस्प्लेस हुए हैं, ये पार्टिकल थोड़ा ऊपर डिस्प्लेस हुआ, ये भी ऊपर डिस्प्लेस हुआ। अब देखें प्लेन जो हैं वो इस साइड पे मूव कर रहे हैं और पार्टिकल्स जो हैं वो इस साइड पे मूव कर रहे हैं। इट मीन्स डैट पार्टिकल्स की जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर है। अब हमारे पास है हुक्स लॉ। वी अज्यूम द इलास्टिक रिस्पॉन्स ऑफ द क्रिस्टल इज़ अ लीनियर फंक्शन ऑफ फोर्सेस। इलास्टिक रिस्पॉन्स जो है वो फोर्सेस का लीनियर फंक्शन है। नंबर 2 है आपके पास इलास्टिक एनर्जी इज़ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी 2 पॉइंट्स इन द क्रिस्टल। इलास्टिक एनर्जी जो है ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, 2 पॉइंट के कोई से 2 पॉइंट्स के दरमियान जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है उसका, कोई 2 पॉइंट हैं उनके दरमियान जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है उनकी तो इलास्टिक एनर्जी जो है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा उन 2 पॉइंट्स के रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का। अब हमारे पास हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ में कहता है द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द प्लेन एस as caused by the displacement of the plane S plus P is directly proportional to the difference of the displacement US plus P minus US। अच्छा वो कह रहे हैं कि S प्लेन पर S प्लस P प्लेन ने थोड़ी सी फोर्स कॉज की और S प्लेन डिस्प्लेस हो गया। S प्लेन पर S प्लस P प्लेन ने थोड़ी फोर्स कॉज की और S प्लेन डिस्प्लेस हुआ। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये इन दोनों डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन के लिए हम लोगों ने P की वैल्यू +-1 ली है। अगर +-2 +-3 जो है ये नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन नहीं होंगी, ये थोड़ा फारेस्ट नेबर इंटरेक्शन होंगी। तो ये नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन के लिए हम लोगों ने P की वैल्यू +-1 ली है। Hence the total force on the plane S from the planes S+1 and S-1 is S+1 और S-1 प्लेन्स की तरफ से S प्लेन पर जो टोटल फोर्स लग रही है वो इसके इक्वल है। F इज इक्वल टू C US+1 माइनस US प्लस C US-1 माइनस US। सो ये जो है ये हुक्स लॉ ने यही कहा था कि फोर्स जो है वो इस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपको पता चल गया होगा कि फोर्स जो है वो इनके डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और C यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। सो यहाँ पे द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द प्लेन S इज, इक्वेशन ऑफ मोशन S प्लेन के लिए जो है C फोर्स कांस्टेंट बिटवीन नियरेस्ट नेबर प्लेन्स फॉर 1 एटम इन द प्लेन। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द प्लेन S इज, S प्लेन के लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन है आपको पता है कि F इज इक्वल टू एम ए के इक्वल होता है। ये आपके पास इक्वेशन है, F इज इक्वल टू एम ए और A जो है ये इक्वल होता है dV बाई dt और यहाँ पे आपने डिस्प्लेसमेंट में जाना है, V आपके पास वेलोसिटी है। आपने डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया है वो U है। वैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट के लिए X का वर्ड यूज़ करते हैं बट यहाँ पर इन्होंने U का वर्ड यूज़ किया। तो V जो है वो इक्वल होता है dx बाई dt के। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी। सो यहाँ पर बन जाएगा F इज इक्वल टू, आपके पास आ जाएगा F इज इक्वल टू m d स्क्वेयर U बाय डी टी स्क्वेयर। ठीक है, आपके पास d स्क्वेयर U बाय डी टी स्क्वेयर वैल्यू आ जाएगी। वो इस तरह आएगी क्योंकि आपने एक्सेलरेशन की एंड देन वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे US आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, m आपके पास मैस है। सो यहाँ पे आपके पास आ गया m d स्क्वेयर US बाई डी टी स्क्वेयर। यहाँ से आपने C कॉमन ले लिया दोनों में से, यहाँ से और यहाँ से C आपने कॉमन ले लिया। आपके पास आ गया C US+1, ये US+1 US+1
US -1 US -1, यहाँ पे -US है एंड -US है, -US इज इक्वल टू -2US आपके पास आ जाएगा। अब आपने टाइम डिपेंडेंस के हिसाब से चलना है विद टाइम डिपेंडेंस, U इज इक्वल टू U एक्सपोनेंट माइनस आयोटा ओमेगा टी। आपके पास U जो है डिस्प्लेसमेंट है, तो U डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्सपोनेंटली टाइम पर डिपेंड कर रहा है। सो इसकी टाइम डिपेंडेंस को सामने रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे US है आपके पास इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में आपके पास US है और इसका डबल डेरिवेटिव लिया गया। इसका जब मैं डबल डेरिवेटिव, इस U की वैल्यू का डबल डेरिवेटिव जब लूँगी तो तब मेरे पास क्या आएगा, U इज इक्वल टू U, अच्छा डेरिवेटिव जो है वो आपने विद रिस्पेक्ट टू t लेना है, ठीक है। यहाँ पे डी स्क्वेयर US बाई डी टी स्क्वेयर है, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे, U कांस्टेंट है एज इट इज़ आ जाएगा। एक्सपोनेंट आयोटा ओमेगा टी का जब डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आएगा एक्सपोनेंट आयोटा ओमेगा टी एज इट इज़, और फर्दर डेरिवेटिव जब माइनस आयोटा ओमेगा टी का लेंगे तो माइनस आयोटा ओमेगा आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया माइनस आयोटा ओमेगा एक्सपोनेंट माइनस आयोटा ओमेगा टी, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आप देखें जब आप इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे आपके पास आया डी यू बाई डी टी, अभी आपने सिंगल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टी, जब आप इसका दूसरा डेरिवेटिव लेंगे तो तब आपके पास डी स्क्वेयर, जब करेंगे आप इसे डी स्क्वेयर यू बाई डी टी स्क्वेयर, तो तब आपके पास आ जाएगा यू एज इट इज़, आयोटा ओमेगा माइनस आयोटा ओमेगा आपके पास अगेन आ जाएगा, तो आपके पास माइनस आयोटा ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, ये आपके पास बात आ जाएगी। अब देखें आपके पास आयोटा ओमेगा का स्क्वायर है, ठीक है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, आपके पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और माइनस का भी स्क्वायर लेना, माइनस का स्क्वायर ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा, और जब आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो तब आपके पास अगेन वैल्यू माइनस हो जाएगी। सो यहाँ पे इसी वजह से आपके पास आया, आपके पास अब ये जो u एक्सपोनेंट माइनस आयोटा ओमेगा टी, बाकी बची वैल्यू जो है ये आपके पास अगेन u के इक्वल है, इस वाले u के। सो आपने यहाँ पे पुट किया US, और आयोटा का स्क्वायर जो है आपके पास माइनस आ गया, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आ गया, और ये जो माइनस है, ये माइनस का जब स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। इस तरह जो है आपके पास इक्वेशन की ये साइड आई है, लेफ़्ट साइड आई है, बाकी जो राइट साइड है वो आप लोगों ने एज इट इज़ लिख देनी है। By the travelling wave solution for a periodic set of atomic planes with a spacing of a, US is equal to U exponent iota s k a। अब आपके पास वो कह रहे हैं कि आपका जो s जो है वो आपका प्लेन है, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि स्पेसिंग अगर उनके दरमियान a हो, आपके प्लेन्स के दरमियान स्पेसिंग a हो, तो ट्रैवलिंग वेव के सोल्यूशन के लिए आप ये करते हैं, बाय द ट्रैवलिंग वेव सोल्यूशन फॉर अ पीरियोडिक सेट ऑफ एटॉमिक प्लेन्स विद अ स्पेसिंग ऑफ ए, हम लोग अगर ए स्पेसिंग है प्लेन्स के दरमियान तो तब आपके पास US, अब देखें पहले आपने US की टाइम डिपेंडेंस के हिसाब से US की वैल्यू लिखी, यहाँ पर जब आपने वैल्यू लिखी US की टाइम डिपेंडेंस के अकॉर्डिंग लिखी, इस वाली इक्वेशन में ये वाली, यहाँ पे US के टाइम डिपेंडेंस के अकॉर्डिंग वैल्यू लिखी, और अब जो आप वैल्यू लिख रहे हैं वो आप US की स्पेसिंग के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपने देखा US की आपको ये वैल्यू बता दी गई है, ये जो रेड बोल्ड में है US की ये वैल्यू है, और अगर मैं US +1 और US -1 करूँ इसी वैल्यू को, तो आप देखें इस वैल्यू को US +1 एंड US -1 में करने से U एज इट इज़ आएगा, और एक्सपोनेंट s में यहाँ पे +-1 हो जाएगा, मीन्स दैट u एक्सपोनेंट आयोटा s +1 +-1 ka, इस तरह हो जाएगा। अब आप जो है एक्सपोनेंट का जो प्रॉपर्टी है उसे यूज़ करते हुए इस चीज़ को सेपरेट भी कर सकते हैं। ये ka जो है वो s के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, आयोटा ka जो है वो s के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और +-1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है।
सो इसीलिए हम लोगों ने प्लस माइनस अयोटा के ए को सेपरेट करके लिख लिया। जब एस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो तब आपके पास आएगा एक्सपोनेंट अयोटा एस के ए, और जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा प्लस माइनस अयोटा के ए। इस फॉर्म में हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद आपके पास आ गई वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे आपने इस यूएस की वैल्यू, ये जो आपके पास यूएस है इस इक्वेशन में, इस यूएस की, यूएस प्लस 1 की, यूएस माइनस 1 की एंड यूएस की, इन सब की वैल्यू ये वाली और ये वाली पुट करनी है। तो आपके पास क्या आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एम एज इट इज़ यू एक्सपोनेंट अयोटा एस के, ये आपने यूएस की वैल्यू पुट की। यूएस आपके पास एस प्लेन का डिस्प्लेसमेंट है, इज इक्वल टू सी, यू आपने उनमें से भी कॉमन ले लिया। एक्सपोनेंट यूएस प्लस 1 वाले की वैल्यू जब पुट करेंगे, यूएस प्लस 1 की जब वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में यूएस प्लस 1 की जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आएगा यू एक्सपोनेंट अयोटा एस के ए एक्सपोनेंट प्लस अयोटा के ए। सो आपने ये यहाँ पे पुट कर दी, एक्सपोनेंट अयोटा एस प्लस 1 के ए एंड एक्सपोनेंट अयोटा एस माइनस 1 के ए एंड माइनस 2 एक्सपोनेंट अयोटा एस के, ये यूएस की वैल्यू पुट की आपने, ये यूएस प्लस 1 की, ये यूएस माइनस 1 की और ये यूएस की वैल्यू पुट की। माइनस 2 यूएस था आपके पास इक्वेशन में, सो आपने एज इट इज़ ये वैल्यूज़ पुट कर दी। अब आप देखें यू एक्सपोनेंट के ए, यू एक्सपोनेंट अयोटा एस के ए इसके पास भी है, और यहाँ देखें यू सब में कॉमन है और इसमें भी एक्सपोनेंट अयोटा एस के ए है, प्लस वाली वैल्यू हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे। एक्सपोनेंट अयोटा एस के ए इसके पास भी है और एक्सपोनेंट अयोटा एस के ए इसके पास भी है। सो हम लोगों ने क्या किया, यू एक्सपोनेंट अयोटा एस के ए दोनों साइड से कट कर दिया, कॉमन लेकर कट कर दिया। तो आपके पास बचा ओमेगा स्क्वायर एम, ये माइनस साइन जो है ये दूसरी साइड पर चला गया इक्वेशन के। सो ओमेगा स्क्वायर एम इज इक्वल टू माइनस सी एक्सपोनेंट अयोटा के ए, यहाँ पे प्लस था इसलिए आया आपके पास अयोटा के, यहाँ पे माइनस था इसलिए आया माइनस अयोटा के एंड माइनस 2, ये आपके पास आ गया। उसके बाद आपने m को यहाँ से डिवाइड कर दिया दूसरी साइड पर, तो आपके पास बन गया, और m को डिवाइड करने के बाद आप देखें यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, यहाँ पे e की पावर अयोटा x प्लस e की पावर माइनस अयोटा x बाय 2, ये जो फार्मूला है ये इक्वल है कॉज ऑफ x के, ये किसके इक्वल है, कॉज ऑफ x के। सो यहाँ पे आपके पास x जो है इस एक्सप्रेशन में आपके पास ये जो टर्म है एक्सपोनेंट अयोटा x प्लस एक्सपोनेंट माइनस अयोटा x, ये डिवीजन में 2 है, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉज के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 2 कॉज ऑफ x। तो यहाँ पे देखें आपके पास सेम फार्मूला बन रहा है, अगर आप x को ले लें, x को के a के इक्वल कर लें तो तब आपके पास सेम फार्मूला यही बन रहा है। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आपके पास जो है इस टर्म के लिए आपके पास आ जाएगा, इसके लिए आपके पास आ जाएगा 2 कॉज ऑफ के ए, ठीक है, इस टर्म के लिए आ जाएगा 2 कॉज ऑफ के ए, इतनी टर्म के लिए, इन दो टर्म्स के लिए। सो आपने जब 2 कॉमन, ये माइनस बाहर भी है तो ये जब माइनस यहाँ पे इसके साथ आएगा तो ये माइनस 2 कॉज ऑफ के हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 2 बन जाएगा, यहाँ पे प्लस 2 बन जाएगा। अब आपने क्या किया, दोनों में से 2 को कॉमन ले लिया तो आपके पास बन गया 2c बाई एम, एम यहाँ पे डिवाइड हुआ और यहाँ पे जब 2 कॉमन ले लिया तो आपके पास आ गया 1, ये वैल्यू पॉजिटिव हो चुकी थी बाहर वाले माइनस की वजह से, सो आ गया 1 एंड माइनस कॉज ऑफ के ए। सो इस तरह ये आपके पास इक्वेशन नंबर 7 आ गई। अब एट द फर्स्ट ब्रिलियन जोन बाउंड्री के इज इक्वल टू पाई बाय ए एंड माइनस पाई बाय ए। आपको ये बात हर वक्त याद होनी चाहिए कि ब्रिलियन जोन की जो बाउंड्री है उस पर के की वैल्यू पाई बाय ए एंड माइनस पाई बाय ए है। सो के की वैल्यू पाई बाय ए एंड माइनस पाई बाय ए के इक्वल है। तो अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 8 में ओमेगा स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया गया है विद रिस्पेक्ट टू के। जब इस टर्म का इक्वेशन नंबर 7 का विद रिस्पेक्ट टू के डेरिवेटिव लेंगे तो देखिए 2c बाई एम कॉन्स्टेंट है
एज इट इज़ आ जाएगा। 1 भी कांस्टेंट है, सो जब 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और कॉज ऑफ के ए का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ के ए, और माइनस कॉज ऑफ के ए का डेरिवेटिव होता है साइन ऑफ के ए। साइन ऑफ के ए यहाँ पे आ जाएगा, और के ए का फर्दर डेरिवेटिव लेने से आपके पास ये ए आ जाएगा, ये छोटे वाला ए। ठीक है, सो इस तरह आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ये इक्वल टू 0। अच्छा, डी ओमेगा स्क्वायर बाई डी के जो है ये 0 के इक्वल होता है। उसके बाद आपके पास इक्वेशन नंबर 9 है। यहाँ से आप ओमेगा स्क्वायर की एक और वैल्यू भी निकाल सकते हैं इक्वेशन नंबर 7 से। इक्वेशन नंबर 7 से ओमेगा स्क्वायर की जो दूसरी वैल्यू आई है वो है आपके पास जो 1 माइनस कॉज ऑफ के ए है, ये 1 माइनस कॉज ऑफ के ए जो है ये इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर 1/2 के ए के। सो यहाँ पर इस फार्मूला को यूज़ करते हुए ये वाला फार्मूला निकाला गया है। ठीक है, ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 4c/m साइन स्क्वायर 1/2 के ए आ जाएगा। और जब इसको स्क्वायर रूट इसका ले लेंगे दोनों साइड पर, तो आपके पास 4c/m की पावर 1/2 स्क्वायर रूट, और इसका जो है ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आ जाएगा इसका स्क्वायर लेने से। सो आपके पास इक्वेशन नंबर 9 आ गई है। आपने इस इक्वेशन को बहुत अच्छे से याद कर लेना है। ओमेगा वर्सेस के डिस्पर्शन फॉर मोनोटॉमिक लेटिस। मोनोटॉमिक लेटिस के लिए ओमेगा वर्सेस के डिस्पर्शन रिलेशन है आपके पास। सो अब आपने क्या किया, आपने देखें ओमेगा डिवाइडेड बाय 4c/m, यहाँ से ये 4c/m की पावर 1/2 को जब यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं ओमेगा पर, तो साइन ऑफ 1/2 के ए, मैग्नीट्यूड ऑफ साइन ऑफ 1/2 के ए आ जाती है आपके पास। साइन ऑफ 1/2 के ए के लिए जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आपके पास इस तरह आता है, जो कि आपको ये दिखाया गया है। सो ये ग्राफ जो है साइन ऑफ 1/2 के ए के लिए अब आपको दिखाया गया है ब्रिलियंट जोन के लिए। आप ये देखें, ये ब्रिलियंट जोन है, ये यहाँ से यहाँ तक ये ब्रिलियंट जोन है, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। और यहाँ पर इसके जो -π/a एंड π/a, यहाँ पर ब्रिलियंट जोन में ये वैल्यू मैक्सिमम है, और सेंटर में 0 पर ये जो पीक है ये 0 हो जाती है, ये बिल्कुल ऐसे इधर आ जाती है। और आपको ये दूसरी बात बताई गई है कि यहाँ जहाँ पे ओमेगा डिवाइडेड बाय 4c/m की पावर 1/2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ साइन ऑफ 1/2 के ए जो है वो इस पीक वैल्यू पर आती है। और उसके बाद यहाँ पर ये भी बताया गया है कि इन टर्म्स में यहाँ पर और यहाँ पर आपका ग्राफ जो है ये लीनियर है, और यहाँ पर जो है जहाँ पर k इज़ लेस देन 1/a और लैम्डा इज़ ग्रेटर देन a correspond to the continuum approximation, here ओमेगा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k। यहाँ पर आपको मैंने पहले भी बताया कि इन पोजीशंस पर ओमेगा जो है वो k के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बिकॉज ग्राफ जो है वो लीनियर है। अब आपने क्या किया, us+1 और us वाली वैल्यू को डिवाइड कर दिया, us+1 डिवाइडेड बाय us किया, तो तब आपके पास क्या आया, ये us+1 वाली वैल्यू, ये us वाली वैल्यू, इन्हें डिवाइड कर देंगे तो u एक्सपोनेंट आयोटा एस के ए, u एक्सपोनेंट आयोटा एस के ए, आपने जो है इन दोनों की कटिंग कर देनी है, तो आपके पास जस्ट बच जाएगा एक्सपोनेंट आयोटा के ए। तो ये जो है ये फर्स्ट ब्रिलियंट जोन के लिए है। द मीनिंगफुल रेंज ऑफ के इज़ ओनली इनसाइड द फर्स्ट ब्रिलियंट जोन, सिर्फ फर्स्ट ब्रिलियंट जोन में ही के की मीनिंगफुल रेंज आती है ऑफ द लीनियर लेटिस us+1 बाय us। अब आप इक्वेशन नंबर 11 देखें, एक्सपोनेंट आयोटा के ए ये इसके इक्वल आया। अगर आप जो है इसमें 2πn प्लस और माइनस कर दें, एक्सपोनेंट में 2πn प्लस एंड माइनस कर दें, आपको पता है यहाँ पे माइनस की और फिर ये प्लस में भी वैल्यू ऐसे लिखी, ठीक है 2πn, और फिर एक्सपोनेंट का फंक्शन, एक्सपोनेंट फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए इन एक्सपोनेंट्स को सेपरेट कर लिया गया। तो यहाँ पे सिंपल क्या किया गया है, 2πn प्लस एंड माइनस किया गया, तो आपके पास चला आ गया वैल्यू एक्सपोनेंट आयोटा के डैश ए। अब यहाँ पे ऐसा करने का क्या पर्पज़ था, यहाँ पे ये बताना पर्पज़ था कि आप जो है रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर जो है वी कैन ऑलवेज सब्ट्रैक्ट, ये बताना था। We can always subtract a reciprocal lattice vector g from k। हम जो है k में से
जी रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं टू बिकम के डैश बनाने के लिए, टू बी इनसाइड द फर्स्ट ब्रिलियन जोन, ताकि इन फर्स्ट ब्रिलियन जोन के अंदर आ जाए। इस चीज़ को रिड्यूस जोन स्कीम कहते हैं। आपने इसे अच्छे से याद करना है। रिड्यूस जोन स्कीम पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है। सो के डैश जो है वो इक्वल है के माइनस 2n पाई बाई ए के माइनस एन जी एट द जोन बाउंड्री। के मैक्सिमम इज इक्वल टू पाई बाई ए एंड माइनस पाई बाई ए। आपको ये फिगर में नज़र आ रहा है कि ये आपकी जोन बाउंड्री है, ये जोन, ये और ये आपके पास जोन बाउंड्री है। तो जोन बाउंड्री पर जो के है वो मैक्सिमम है। आपको ये के की वैल्यूज़ मैक्सिमम मिल रही हैं। US इज इक्वल टू यू एक्सपोनेंट प्लस माइनस अयोटा एस पाई। अब आपने जब के की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी पाई बाई ए एंड माइनस पाई बाई ए, तो तब आपके पास यहाँ पे के की वैल्यू आपने पुट की, अयोटा एस के ए था, और के की वैल्यू पाई बाई ए एंड माइनस पाई बाई ए आपने पुट की, तो ए से कट जाएगा। यहाँ पे डिवीजन में भी ए और मल्टीप्लिकेशन में भी ए था, ए से कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस अयोटा एस पाई। अब आपके पास एक्सपोनेंट प्लस माइनस अयोटा एस पाई जो है ये -1 की पावर एस के इक्वल होता है। ये इसकी वैल्यू है, ये आपने याद रखनी है। सो ये जो है ये ट्रैवलिंग वेव नहीं है, दिस इज़ नॉट फॉर ट्रैवलिंग वेव बट फॉर द स्टैंडिंग वेव। अल्टरनेटिंग एटम्स ऑसिलेट इन द ऑपोजिट फेजेस। तो जो अल्टरनेटिंग एक दूसरे के सामने वाले एटम्स जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करेंगे। US इक्वल्स टू यू और माइनस यू डिपेंडिंग ऑन S इज़ एन इवन और ऑड इंटीजर। US जो है इसकी वैल्यू आपके पास, US की वैल्यू जो है ये या तो U आएगी या माइनस यू आएगी। ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास S जो है वो इवन हुआ यानी 2 हुआ तो -1 स्क्वायर जो है वो +1 हो जाएगा, सो U आएगी। और अगर ऑड हुआ तो देन इन डैट केस आपके पास -u वैल्यू आएगी। अब आपके पास यहाँ पे मैंने आपको रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ाया है, ये जी के बारे में। इस जी की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इन स्लाइड्स में मौजूद है। अगर आप लोग रिवाइज़ करना चाहते हैं तो रिवाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है ग्रुप वेलोसिटी। बुक में ये 2 पेजेस इंक्लूड नहीं है, ये जस्ट आप लोगों की रिवीजन के लिए ये 2 स्लाइड्स ऐड की गई हैं। अगर आपने रिवाइज़ करना है तो आप इन्हें देखकर रिवाइज़ कर सकते हैं। अब आपके पास है बुक में ग्रुप वेलोसिटी। तो ट्रांसमिशन वेलोसिटी ऑफ अ वेव पैकेट इज़ द ग्रुप वेलोसिटी। ये ग्रुप वेलोसिटी की डेफिनेशन है, आपने इसे याद करना है। VG इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई के, ये फॉर्मूला है। सो ओमेगा बाई डी ओमेगा बाई के, और इसे आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। VG इज इक्वल टू डी बाई डी के को आप ग्रेडियंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। VG इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ के ओमेगा के, ठीक है। ओमेगा इज द फंक्शन ऑफ के। अब VG जो है इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 9। अब आप इक्वेशन नंबर 9 देखें। ये इक्वेशन नंबर 9 है। इक्वेशन नंबर 9 में ओमेगा की वैल्यू है आपके पास 4c/m की पावर 1/2 साइन ऑफ 1/2 के ए। तो जब डी ओमेगा बाई डी के इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू के लेंगे तो 4c/m आपके पास कांस्टेंट है। साइन ऑफ 1/2 के का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा कॉज ऑफ 1/2 के ए, कॉज ऑफ 1/2 के ए, एंड 1/2 के ए का फर्दर डेरिवेटिव आपके पास आएगा a/2। तो आपके पास a/2 इसका फर्दर डेरिवेटिव आ जाएगा। आप देखें आपके पास एज इट इज़ यहाँ पे वही हुआ है कि c/m कॉज ऑफ 1/2 के ए, और यहाँ पे जो 2 जो था वो कटिंग हो गई और a को स्क्वायर करके इसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर बनाकर लिख दिया गया है और 2 की कटिंग हो गई। सो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब आपके पास है एट जोन बाउंड्री के इज इक्वल टू पाई बाई ए, VG इज इक्वल टू 0 फॉर स्टैंडिंग वेव। तो जोन बाउंड्री पर आपकी जो के है वो पाई बाई ए है। आप इसी इक्वेशन में पुट करें VG की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 14 में आप जब पुट करते हैं के जो है वो पाई बाई ए के इक्वल पुट कर लें, तो आपके पास यहाँ पे जब के पाई बाई ए पुट करते हैं तो ए से कैंसिल हो जाता है
और आपके पास कॉज ऑफ π/2 आ जाता है। अब कॉज ऑफ 90 डिग्री, π/2 मीन्स 90 डिग्री, कॉज 90 डिग्री पर वैल्यू देता है 0, ठीक है। कॉज ऑफ 90 डिग्री 0, सो यहाँ पे Vg की वैल्यू होगी 0। ये बात बताई जा रही है कि जोन बाउंड्री पर ग्रुप वेलोसिटी 0 होती है, और ये 0 कैसे होती है ये मैंने आपको समझा दिया। एट द जोन सेंटर के ए इज़ लेस देन 1 द कॉन्टिन्यूम अप्रॉक्सीमेशन, ये पीछे जो ग्राफ था उसमें आपको के इज़ लेस देन 1 कॉन्टिन्यूम अप्रॉक्सीमेशन समझाया गया था। अब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास c/m k स्क्वायर a स्क्वायर, एंड Vg की आ जाएगी c/m की पावर 1/2 a। Vg इज़ अप्रॉक्सीमेटली नियरली अ कांस्टेंट, Vg जो है वो कांस्टेंट के इक्वल है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द ट्रेवलिंग वेव डिस्क्रिप्शन ऑफ द एटॉमिक डिस्प्लेसमेंट इन अ लीनियर लेटिस। तो आपके पास ये जो सॉलिड लाइन, जो वाइट लाइन है, ये तो कोई रोल प्ले नहीं कर रही, ये कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रही, बट ये जो डॉटेड लाइन है ये हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रही है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो a है, और यहाँ से यहाँ तक का 2a है। तो आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि लैम्डा इज़ ग्रेटर देन 2a। तो यहाँ पे ये देखें, द वेव रिप्रेजेंटेड बाय द सॉलिड कर्व कन्वेज नो इन्फॉर्मेशन नॉट गिवन बाय द डैश्ड कर्व, ओनली वेवलेंथ लॉन्गर देन 2a आर नीडेड। सो ऐसी वेवलेंथ्स जो 2a से लॉन्गर हैं, सिर्फ उनकी आपको ज़रूरत है टू रिप्रेजेंट द मोशन। अब आपके पास है ग्रुप वेलोसिटी वर्सेस के का ग्राफ। तो ग्रुप वेलोसिटी वर्सेस के आपको मैंने दिखाया था पीछे यहाँ पे फिगर में, यहाँ पे ये बात आपको प्रूव करके दिखाई थी यहाँ पे इस वाली लाइन में कि जोन बाउंड्री पर ग्रुप वेलोसिटी 0 होती है। तो यही बात आपको इस ग्राफ में दिखाई गई है कि जोन बाउंड्री पर, ये जोन बाउंड्री है आपकी, तो जोन बाउंड्री पर आपकी ग्रुप वेलोसिटी जो है ये 0 है। ये आपकी ग्रुप वेलोसिटी वाली साइड है, तो ये ग्रुप वेलोसिटी यहाँ पे 0 है। आपको जोन बाउंड्री पर ग्रुप वेलोसिटी 0 है, और यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम है 1 वाली वैल्यू पर। उसके बाद डेरिवेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। अच्छा, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू हम लोगों ने निकालनी है। आपके पास ये जो पेज है ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, और इसके लिए डेरिवेशन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जानी है। तो आप लोग इक्वेशन नंबर 16 B एंड 17 जो है ये करना इतना ज़रूरी नहीं है, पर आप लोग अभी फ़िलहाल देख लें। आपको जब पेपर में आएगा तो पेपर में आपसे सिर्फ यहाँ तक पूछा जाएगा, इस वाले ग्राफ तक, या फिर अगर यहाँ तक ना पूछा गया तो ग्रुप वेलोसिटी से ऊपर तक, यानी पेज नंबर इक्वेशन नंबर 12 तक पूछा जाएगा। यहाँ तक जब आपको पेपर में ये क्वेश्चन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो यहाँ तक आपके पास इक्वेशन नंबर 12 तक पूछा जाता है। अगर 12 इक्वेशन नंबर तक ना पूछा जाए तो आपने ये सेंटर में से 2 पेज स्किप कर देने हैं, ये पेज भी स्किप कर देना है, और ये पेज भी स्किप कर देना है। ये दोनों पेजेस आपने नहीं लिखने। और उसके बाद आपको अगर ग्रुप वेलोसिटी पर शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको ग्रुप वेलोसिटी की डेफिनेशन, फार्मूला ये थोड़ा अच्छे से याद होना चाहिए। ग्रुप वेलोसिटी का इक्वेशन नंबर 14 एंड इक्वेशन नंबर 13 आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। पीछे इक्वेशन नंबर 12 भी आपने अच्छे से ज़ुबानी याद करनी है, क्योंकि ये पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आया करता है टॉपिक। उसके बाद है सिर्फ ग्रुप वेलोसिटी वाला टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, अदरवाइज़ ये पूरा टॉपिक लॉन्ग में ही आता है। अच्छा, ये वाला जो पेज है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसे पढ़ लेते हैं। फॉर लॉन्गर रेंज फोर्स वी इंक्लूड पी नियरेस्ट प्लेन्स ऑफ कंट्रीब्यूशंस टू ओमेगा। अब देखें, अगर पी जो है लॉन्गर रेंज फोर्स है आपके पास, तो वी इंक्लूड पी नियरेस्ट प्लेन्स ऑफ कंट्रीब्यूशन टू ओमेगा। तो उस केस में आपने क्या करना है, पी इज़ ग्रेटर देन ए यहाँ पे पुट कर देना है, और सी के साथ पी लिख लेना है, और यहाँ पे भी कॉज ऑफ पी ये थोड़ा सा इस तरह इसमें थोड़ी सी मॉड्यूलेशन की गई है। वी टाइम्स एम कॉज ऑफ आर के ए टर्म, एम कॉज ऑफ आर के ए जो है इसे दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करना है। टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लाई करना ऑन बोथ साइड्स, एंड इंटीग्रेट ओवर के, और के हिसाब से इंटीग्रेट करना है। सो ये एम कॉज ऑफ के आर ए ये आपने मल्टीप्लाई की, और ये आपने इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन एंड डी के पुट कर दिया। सो
के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करना था, तो इसीलिए के की अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट जो है ये -π/a एंड π/a आपने ली, और के जो आपका फर्स्ट ब्रिलियन जोन की जोन बाउंड्री है। तो इसे थोड़ा सॉल्व करने से आपके पास वैल्यू आई टू समेशन पी इज़ ग्रेटर देन 0 सी पी इंटेग्रल -π/a टू π/a डी के 1 माइनस कॉज ऑफ पी के ए कॉज ऑफ आर के ए। सो यहाँ पे बता रहे हैं इसकी जो सॉल्व करने के बाद इससे इंटेग्रल को आपके पास वैल्यू आएगी -2π/CR/a। नोट द इंटेग्रल वेनिशेज एक्सेप्ट फॉर p इज इक्वल टू r। जब p r की इक्वल है तब आपके पास इंटेग्रल वेनिश नहीं होगा, अदरवाइज वेनिश हो जाएगा। अब लास्ट आपके पास है सी पी इज इक्वल टू -2m/2π ma/2π इंटेग्रल -π/a डी के ओमेगा के स्क्वेयर कॉज ऑफ पी के ए फ्रॉम एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड ओमेगा के वी विल डिराइव सी पी। ओमेगा के की जब वैल्यू आएगी तो उससे सी पी की इक्वेशन डिराइव होती है। ये लेंथी डेरिवेशंस हैं, पेपर में नहीं आती, सो इसलिए आप लोगों को इन्हें जस्ट एक बार देखना ही ज़रूरी है। सो ये था हमारा पहला लेक्चर। इसके बाद हम लोग डायटोमिक लेटिस के लिए भी करेंगे। आई होप आप लोगों को लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को इस तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स चाहिए देन हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया होगा। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। खुदा हाफिज़।